आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि राजस्थान में इतनी राजनीतिक उथल पुथल होने के बावजूद भी राजस्थान में सरकार अभी भी कैसे सुरक्षित है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भौगोलिक रूप से अंतर हो सकता है, लेकिन अगर राजनीतिक परिस्थितियों के मामले में हम राजस्थान और मध्य प्रदेश को देखें तो दोनों में राजनीतिक परिस्थितियां काफ़ी समान दिखाई देती हैं। लेकिन इन समान परिस्थितियों के बावजूद दोनों के नतीजे अलग अलग निकले। आखिर मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर गई, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत ने ऐसा क्या किया कि राजस्थान में सरकार जो है कांग्रेस की वो बची रही। गहलोत ने ऐसा क्या किया कि उनकी सरकार कमलनाथ सरकार की तरह नहीं गिरी। राजस्थान में तीसरी बार सत्ता में लौटकर आए अशोक गहलोत को इन चुनौतियों और परिस्थितियों का अंदाज़ा उसी समय हो गया था जब अशोक गहलोत सत्ता में लौटकर आए थे, क्योंकि उस समय जो कांग्रेस में जो विभाजन था वह विभाजन साफ साफ देखा जा सकता था। राजस्थान में 200 सदस्यों वाले विधानसभा में कांग्रेस को कुल 99 सीटें मिली थी, लेकिन चुनाव पूर्व राष्ट्रीय लोकदल से कांग्रेस का गठबंधन था और उसके विधायक सुभाष गर्ग को मंत्री पद देकर कांग्रेस ने उसको अपने खेमे में शामिल कर लिया। इसके बाद जो राजस्थान में उपचुनाव हुए थे एक सीट पर, उन उपचुनाव में भी कांग्रेस ने बाजी मार ली और अब जो है वह अशोक गहलोत की सरकार जो थी वो 101 विधायकों की संख्या पर पहुंच चुकी थी। इसके बाद भी अशोक गहलोत को लगा कि अगर लॉन्ग टर्म में सरवाइव करना है इस गवर्नमेंट को तो ये संख्या पर्याप्त नहीं है। लंबे समय तक टिके रहने के लिए सत्ता में और मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को, यानी कि उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा कांग्रेस की पोजीशन को और सीटों को और मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी। इसके बाद अशोक गहलोत को बड़ी सफलता तब मिली जब बीएसपी से जीतकर आए 6 विधायक कांग्रेस में आकर शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये राह आसान नहीं थी, क्योंकि उस समय राजस्थान में कांग्रेस प्रमुख सचिन पायलट ने इसको पसंद नहीं किया था और इसका विरोध किया था। और इसके बाद में जो राजस्थान में 1 दर्जन निर्दलीय विधायक जीत कर आए थे वो भी कांग्रेस में आकर शामिल हो जाते हैं, क्योंकि इन निर्दलीय विधायकों में ज़्यादातर जो विधायक थे वह कांग्रेस बैकग्राउंड से थे। इस तरह से अशोक गहलोत ने अपने आप को लगातार मजबूती देने का काम किया ताकि सत्ता को और सरकार को सुरक्षित किया जा सके। अब हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश में हुआ और जो राजस्थान में हुआ उन दोनों में क्या अंतर है, जिसकी वजह से दोनों के नतीजों में हमें अंतर देखने को मिला। यानी कि मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई और राजस्थान में सरकार बच गई। आखिर दोनों में अंतर क्या है? अगर हम देखें तो राजस्थान में कांग्रेस जो है वह मध्य प्रदेश से कहीं बेहतर स्थिति में है। इसके साथ ही राजनीतिक सूझबूझ और राजनीतिक प्रबंधन के मामले में भी अशोक गहलोत कमलनाथ से कहीं आगे दिखाई देते हैं। इसीलिए अशोक गहलोत जो हैं वह इन चुनौतियों के लिए पहले से ही तैयार खड़े मिलते हैं। मध्य प्रदेश में और विशेष रूप से ग्वालियर में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो प्रभाव देखा जा सकता है और जो विरासत ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में थी, वैसी विरासत और वैसा प्रभाव जो है राजस्थान में सचिन पायलट के पास में नहीं था। इसके अलावा अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को भी यह अंदाज़ा और अंदेशा बिल्कुल नहीं था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने तमाम कुनबे के साथ में बीजेपी में जाकर शामिल हो जाएंगे और सरकार को गिरा देंगे, जबकि राजस्थान में गहलोत को पहले से ही ऐसा अंदेशा था। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे उन्होंने विद्रोह के मैदान में कूदने से पहले अपने संख्या बल को अच्छे से टटोल लिया था, जबकि सचिन पायलट अपनी संख्या को अच्छे से नहीं परख पाए और बिना तैयारी के ही मैदान में कूद पड़े। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में तख्ता पलट हुआ था उसमें जो
शिवराज सिंह चौहान थे विपक्ष के नेता, उनकी भी सक्रिय भूमिका थी। जबकि अगर हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान में वसुंधरा राजे के द्वारा वैसी सक्रियता नहीं दिखाई देती है और इसका कारण आप अच्छे से समझ सकते हो। इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों राज्यों में समान राजनीतिक परिस्थितियां होने के बावजूद दोनों में नतीजे कैसे अलग अलग निकलते हैं। और अशोक गहलोत ने यह भी साबित कर दिया है कि राजनीति में युवा जोश के साथ साथ अनुभव और सूझबूझ का भी कितना महत्व है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। गुड बाय।